ओके, ग्रेट, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से एक दो लोगों का मैसेज आया था दैट हमने इस वीक रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं करी। सो उसका रीज़न ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा था कि उन्हें थोड़ा सा समय और चाहिए लास्ट वीक के रिकॉर्डिंग और उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने के लिए। एंड नेक्स्ट वीक कोई रिकॉर्डिंग शेड्यूल नहीं है। सो दैट्स वाई हमने इस वीक रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं करी हैं। आपको कल शाम तक जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। ओके। राइट। सो इस वीक जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी उसमें अगेन हम स्टॉक सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। और स्पेशली जो टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा, जो रिकॉर्डिंग्स में आपको मिलेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो आप एक स्टॉक से आराम से 200% प्लस रिटर्न्स निकाल सकते हैं। और ये जो मॉडल है जो आप कल से देखना चालू करेंगे रिकॉर्डिंग्स में, ये मॉडल वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाया जाता है लेकिन इसे कोई अप्लाई नहीं कर पाता। सो हम आज वो मॉडल मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। एंड देन फिर आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि उस मॉडल को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। आज थोड़ा सा टाइम का हमारे पास कंस्ट्रेंट है। हमें सेशन 8 o'clock तक एंड करना है। तो आखिरी के 10 मिनट्स में मैं Q&A लूंगा। तो प्लीज काफी जो डायरेक्टेड क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू टॉपिक्स जो आपने प्रैक्टिस करे हों, वो क्वेश्चंस आप पूछिएगा। आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मुझे 8 o'clock तक सेशन एंड करना है। ओके, क्लियर सभी को? चलिए, तो पहले मैं आपके साथ वो मॉडल शेयर करता हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मॉडल देखा होगा लेकिन इसको अप्लाई हम नहीं कर पाते हैं। तो वैसा क्यों है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ये भी हम स्टडी करेंगे। ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल सभी को? यस सर। बिल्कुल। सो आपने सभी ने कुछ इस तरीके का एक मॉडल देखा होगा, इसे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ओके, पहले मार्केट इस फेज में होता है, देन एक रैली होती है, देन अगेन देयर इज अ फेज, और उसके बाद वापस से एक रैली होती है और मार्केट इसी फेज में वापस आ जाता है। ये सभी ने देखा है ये मॉडल? सो आप लोग क्या कहते हैं इस मॉडल को? ओके, स्टेजेस, वाइकॉफ, अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अलग अलग नाम है, राइट, कुछ भी हम कहें। हम इसे सिंपल रखते हैं स्टेज न। नो, दिस इज नॉट रॉकेट मूवमेंट, नितिन, ये रॉकेट मूवमेंट नहीं है। ओके, सो हम बहुत ही सिंपल इसको रखते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। या फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। नाउ हम सब प्रैक्टिकली बाजार में ये देख सकते हैं कि जो मनी है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप 100%, 200% ये रिटर्न्स आप अचीव कर पाएंगे, करेक्ट?
सो जो मनी है बाजार में, ये जो रिटर्न्स जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 100%, 200%, हम ये फेज टू में अकम्प्लिश कर सकते हैं। करेक्ट। फेज टू में ही हो सकता है ये, और फेज फोर में भी हो सकता है अगर सेल साइड को आप देखें तो ये सारे रिटर्न्स फेज टू या फेज फोर में हो सकते हैं। तो हमारा जॉब क्या है यहाँ पे? हमारा जॉब ये है कि हम फेज टू को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम पकड़ लें। ये हमारा जॉब है। अगर हमने फेज टू को पकड़ लिया, देन इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर अस, राइट। फेज थ्री में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फेज फोर में आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप फेज टू को ही पकड़ लें और फेज टू को ही राइड कर लें। ना, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नाम बताया था, क्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज, वाइकॉफ एंड ये सारी चीजें। तो आपके हिसाब से कैसा, मतलब क्या होना चाहिए? हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेकंड फेज को, इस मूवमेंट को कैसे पकड़ा पकड़ा जा सकता है? ओके, तो तीन जवाब आए हैं यहाँ पे। मैं तीनों जवाब यहाँ पे लिख देता हूँ। फरहान जी का कहना है, बाय सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। देन किसी ने कहा है रेंज ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट आफ्टर accumulation इन डेली चार्ट, दैट इज अगेन रेंज ब्रेकआउट। नॉन एफ एंड ओ पे तो हमको काम करना ही है ये। ओके, शायद प्रशांत जी आप कह रहे हैं डिलीवरी देखकर, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ। आफ्टर बिल्डअप, तो बिल्डअप ढूंढोगे कैसे यहाँ पे? न्यूज। ओके, एक एक आंसर आया, न्यूज। बाय टेकिंग पोजीशन इन एरिया ऑफ वैल्यू आफ्टर सीइंग एक्टिविटी। वो तो एंट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, मैं इस मूवमेंट को पकड़ने की बात कर रहा हूँ। व्हेन सेल स्टार्ट्स टू फेड, अगेन वो इसी इसी में होगा, लेकिन आप पहुंचोगे कैसे वहां तक? ट्रेंड एक्टिविटी, लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी। ओके, ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, लो वोलेटिलिटी। राइट। अब आप लोगों ने ये जो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं अलग अलग, ये सारी चीजें जो हैं वो इस ट्रेंड के अंदर, आप ये जो पुल बैक देख रहे हो, ये सब यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। स्ट्रेंथ, किसी ने बताया कि सेलर्स की स्ट्रेंथ अगर कमजोर हो रही है, सो ये सेलर है, राइट। इसकी स्ट्रेंथ हम देखेंगे कि ये कमजोर हो रही है, फिर यहाँ से बाइंग आ जाएगी। किसी ने बताया रेंज, सो दिस कैन बी अ रेंज, और इसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। डिलीवरी बोला है किसी ने, तो देखिए डिलीवरी जो है, डिलीवरी आपको फेज वन और फेज टू में डिफरेंशिएट नहीं कराएगी। फेज टू में ही कहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर हो रहा है वो आपको डिलीवरी बता देगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फेज वन से फेज टू का जो डिफरेंशिएशन है वो डिलीवरी डेटा से आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन फिर किसी ने बोला है कि न्यूज, सो न्यूज तो कहीं पे भी हो सकती है। न्यूज आपके फेज टू में भी कोई न्यूज आ सकती है, फेज थ्री में भी आ सकती है, फेज फोर जब आप इस ट्रेंड में राइड कर रहे हैं तब भी आ सकती है। सो न्यूज आपको फेज वन से फेज टू का शिफ्ट नहीं दिखा सकती। मे भी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूज के कारण से मार्केट एकदम से फेज टू में चला गया, लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं होगा अगर वो न्यूज के कारण गया है। न्यूज के कारण कोई भी मूवमेंट
आपको क्विक प्रॉफिट्स देगी, लेकिन वो सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं होगी। तो ये डिफाइनिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में मार्केट क्यों जा रहा है। जनरली न्यूज में क्या होता है, अगर मार्केट रेंज बाउंड है और मार्केट में कोई न्यूज आ गई तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। ओके, और यहाँ ऊपर अपने आप दूसरी रेंज बना देगा। इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होगा। ओके, सो न्यूज एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। देन किसी ने बोला लो वोलेटिलिटी। तो लो वोलेटिलिटी अगर यहां पर है तो ठीक है, बट आप उससे ये कैसे पता लगाओगे कि फेज वन से फेज टू में मार्केट जा रहा है? ओके, तीन जवाब और आए हैं। मोमेंटम इज रिक्वायर्ड फॉर फेज टू, डिलीवरी, हायर टाइम फ्रेम, पावर। ये सारे जवाब, ये सारा जो आप आंसर्स दे रहे हैं ना, ये सारी चीजें ट्रेंड के अंदर भी हो सकती हैं। मुझे एक डिसाइडिंग फैक्टर चाहिए जिससे मैं ये क्लियर हो जाऊं कि फेज वन खत्म हो गया और फेज टू चालू हो गया है। क्लियर कट मुझे इंडिकेशन चाहिए। वो इंडिकेशन कैसे आएगा? प्राइस मूवमेंट, प्रशांत जी आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हम्म, हम्म, जी प्रशांत जी। प्रशांत जी आपको मैंने अनम्यूट करा, यू कैन स्पीक। हेलो। ओके, माइक का इशू है आपका, कोई इशू नहीं। एक्साइटिंग कैंडल आफ्टर लो वोलेटिलिटी, ओके वी, यस। हेलो। व्हाट इज एक्साइटिंग कैंडल आफ्टर लो वोलेटिलिटी? राइट सर। जहाँ हम्म। हमारी एवरेज एवरेज कैंडल से ज़्यादा उसके बाद जो कैंडल बनती है, हाई हाई डिलीवरी या हाई परसेंटेज, अगर हम पिछले 20 दिन 15 दिन की कैंडल देख रहे हैं, वो बहुत ही लो वोलेटिलिटी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल सिग्नल दे रही है कि ये अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। ओके, इस तरीके से आप कुछ कह रहे हैं। राइट सर, राइट। सो ये स्ट्रक्चर क्या फेज वन में नहीं बन सकता? फेज वन में काफी लो वोलेटिलिटी होती है, और कैंडल बहुत स्मॉल होती है, कॉन्स्ट्रेंट होती है बहुत ज्यादा। कैंडल बहुत मिनी, बहुत छोटी होती है एवरेज से। हम्म। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है देन दिस इज द स्टार्ट ऑफ फेज टू? हो सकता है सर, मेरे एज पर माई लिमिटेड नॉलेज। ओके, इट्स ओके, एवरीबody हैज लिमिटेड नॉलेज, आई आल्सो हैव लिमिटेड नॉलेज। सो वी ऑल आर शेयरिंग ईच अदर्स नॉलेज, राइट? राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज, आप यही कह रहे हैं ना कि ऐसा फेज टू में जा सकता है? जी जी ओके, जी। ओके, गुड, नो इश्यूज। नाउ कौन कौन अग्री करते हैं इनकी बात से? यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कौन कौन अग्री कर रहा है? राइट नाउ ओनली अग्री, जो अग्री कर रहा है आई वांट उनको हैंड रेज करना है। यस, ठीक है। तो आई थिंक दो लोग अग्री कर रहे हैं यहाँ पे, फरहान एंड रिंदम। ओके, ठीक है। यस, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ फरहान। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, एक्चुअली मैं अग्री नहीं कर रहा। अग्री नहीं कर रहे हैं, देन वेट। हाँ। ओके ओके आई वांट टू टेक थॉट्स ऑफ ओके। पीपल हु अग्री।
रिंदम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I do agree with him. हाँ। ओके। The reason being like काफी time से there was accumulation happening on the on phase one, हम्म। and we were anyways ways waiting for a breakout. हम्म। अभी जब ये जो बड़ी कैंडल विद बिग बॉडी बनती हम्म। है और रेंज का इसका रेंज का ब्रेकआउट होता है, हम्म। so we can be sure that this is it has entered into phase two. हम्म। प्रोवाइडेड एक चीज आती है बस मेरे दिमाग में कि क्या हो सकता है कि ये जो रिट्रेसमेंट आती है, जो रिट्रेसमेंट शुड बी वेरी लेस, जो हम्म। तो अगर रिट्रेसमेंट समवेयर अराउंड ज़्यादा हो जाए, मतलब मेरे हिसाब से इट शुड बी अराउंड 10% 20% रिट्रेसमेंट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होती है तो देन आई विल बी अ लिटिल स्पेक्टिक हम्म। कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ है अगर 20% से ज़्यादा। दैट इज हम्म। माई अंडरस्टैंडिंग। ओके। थैंक यू। फाइन। अब कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं? हैंड रेस प्लीज। यस। Hello, I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डिसएग्री। सर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब प्राइस एक टाइट एक्यूमुलेशन या एक रेंज में, छोटी रेंज में चल रहा होता है ना, तो जो पहली बड़ी कैंडल बनती है उसमें नॉर्मली एक रिटेल पार्टिसिपेंट कूदता है और वो ना दोबारा पूरी सोल्ड आउट हो जाती है वापस रेंज के अंदर। क्योंकि पहला अटेम्प्ट मोस्टली फेल ही होता है, पहले एक जो अटेम्प्ट्स होते हैं। क्योंकि जब तक वो एक तरफ से पूरे तरीके से एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो जाएगी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जब तक वो एक बार बार फंसाएगा ऊपर की तरफ कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट एक्चुअल में वो फॉल्स सिम्टम्स होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। ठीक है। नो इश्यूज। फरहान। मैं एक्चुअली डिसएग्री करता हूँ। रीज़न, क्योंकि जितना मैंने रीजंस फॉर और अगेंस्ट दोनों पॉइंट के लिए मैंने सुने, उसमें हम्म। एक चीज़ मैं मिसिंग नोट कर रहा था कि ओवरऑल पिक्चर कितनी क्लियर है, कि इंटेंशन क्या है, कि हम्म। ट्रेंडिंग मार्केट तब करते हैं ना जब हम्म। बायर के पास ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। हम्म। सॉरी, सेलर के पास सेलिंग ऑर्डर खत्म हो जाते हैं और बायर फिर वहां पर ज्यादा प्राइस दे दे के उसको प्राइसेस को पुश करते हैं। तो वो स्टेज वन जो है, मुझे वहां पर हम्म। लॉजिकली वहां पर मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि वहां पर बायर का इंटेंशन है। जब एक ओके। बार बायर का इंटेंशन क्लियर हो जाता है, उसके हाँ। बाद मुझे सिर्फ सेलर का मोमेंटम फेड होते हुए देखना है और मैं वहां पर डिसीजन ले सकता हूँ। ओके। ठीक है। परमवीर। परमवीर। हेलो। Hello, यस। अग्री I'm डिसएग्री? audible. Sir, यस, I यू आर ऑडिबल। disagree. You disagree. Why? Sir, because only one single high value transaction doesn't make sure कि जो buyers के orders हैं they have been fulfilled. So we Exactly. also ये सही आंसर है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ कैन अ सिंगल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन शो यू दैट आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट हो गए? एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी। परमवीर ही है ना आप? PMY कौन है? हेलो। हाँ जी सर, परमवीर जैसे। परमवीर, वेरी गुड यार। वेरी गुड। थैंक यू। I will give you special discounts like 30%, 40% in future courses. जस्ट थैंक ये यू सो मच। आंसर जो आपने दिया है बिकॉज ऑफ दैट।
बिकॉज ये आंसर आप तब तक नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस यू हैव स्टडीड। आप 1 ईयर वाले में भी हैं क्या? सर आई वॉज इन टू ट्वेंटी वन, ट्वेंटी आई। अच्छा आप थे ना। ओके, दैट्स हाँ जी वाई सर। थोड़ा आपको आइडिया है। नो हाँ जी। इश्यूज, बट वेरी गुड। ओके, नाउ थैंक यू सर। देखिए क्या होता है। आप अगर एक डाउन ट्रेंड में हैं, सो इन डाउन ट्रेंड ये वाला जो मूवमेंट है, देयर कैन बी मल्टीपल हाई ट्रांजैक्शंस इन दिस, बट ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि फेस चेंज हो गया है। ओके, प्रशांत। Yes, Saksham. It's like I was about to explain the same thing ओके। कि ऑर्डर बिल्डअप मेरा आंसर उसमें होता, मैंने ऐड नहीं किया था। हम्म मतलब आई विल गो विद द स्टोरी कि अगर मार्केट में कोई एंटिसिपेशन है, किसी के पास कोई न्यूज़ है, तो सबसे हम्म पहले ऑर्डर एक रिक्वायर्ड एवरेज वैल्यू पे फिल करने होते हैं, उसके बाद देन प्रॉफिट मूव होता है। तो प्राइस जनरली हमें रेंज या एक ऑर्डर बिल्डअप के फॉर्म में दिखता है इसमें। हम्म एंड एज अ बायर अगर मेरे पास में सफिशिएंट सेलर है मुझे एक एवरेज क्वांटिटी में सेल करने के लिए, देन अगर मेरी सफिशिएंट क्वांटिटी हो गई है, देन उसके बाद में मैं प्रॉफिट मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। तो हम्म फिर वहां पर हम लोग जो बाकी टर्म्स हमारे मोमेंटम कितना हो रहा है, कितने परसेंट प्राइस रेंज से वापस आ रहा है इसमें, ये हम्म सारी चीजें मैं वहां देखना स्टार्ट करूंगा। एक चीज बस मैंने मैंने और ऑब्जर्व की है जनरली बिल्डअप या रेंज के फॉर्म में, जो भी ब्रेकआउट्स रेंज के लोअर साइड से स्टार्ट हुआ है प्राइस का मूवमेंट फास्ट, स्पेशली मोमेंटम के साथ में, जनरली वो ब्रेकआउट्स पे मैं जनरली रिलाय ज्यादा करता हूँ एज कम्पेयर टू जो टॉप में ही एक्सक्यूट हो रहा है। अगर टॉप से कोई रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है तो वहां पर मैं जनरली प्राइस का सस्टेनेंस देखता हूँ कि कितने दिन प्राइस ने वहां पर सारे ऑर्डर्स कंज्यूम किए हैं जो सेल साइड से आए हुए हैं इसमें। हम्म तो ये चीजें मैं जनरली एक रेंज जो ब्रेकआउट आता है उस पे मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूँ इसमें कि रेंज ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस कितना अंदर रिट्रेसमेंट में आया है, एक रिट्रेसमेंट फॉर्मेट में आया है कि प्राइस वहां से चैनल के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो जनरली चैनल्स में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसको उतना मैं रिकॉग्नाइज करने में इसमें, बट जो जहाँ क्लियर ब्रेकआउट है एंड रिट्रेसमेंट इज लाइक 30% समथिंग लाइक दैट 40%, और उस रिट्रेसमेंट पे प्राइस का रिएक्शन क्या आ रहा है इसमें, बिकॉज यहाँ पर आपने एक ड्रॉ किया है, एक यहाँ पर एक लाइन जो सेकंड छोटा वाला ग्राफ है उसमें, तो हम्म रिट्रेसमेंट डीप ओवर देयर उसमें। तो कई स्टॉक्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि 30% से ही बायर्स का रिएक्शन चालू हो जाते हैं, कहीं पर 50% से रिएक्शन चालू हो जाते हैं, कहीं 60% से। तो मार्केट में जनरली वी से इट एज फेबोनाची इसमें। सो फेबोनाची इज जस्ट टूल, इज लाइक जो मेरे लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वो सिर्फ प्राइस का हमें कैलकुलेशन रिट्रेसमेंट बताता है, बट पर्टिकुलर उस लाइन से प्राइस रिएक्ट करेगा वो श्योर नहीं होता है, वहां हमें प्राइस का रिएक्शंस देखना होता है। ओके, फाइन, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हमको फेज 1 से फेज 2 में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? वील ऐड वन मोर पॉइंट, लेट्स से, अब क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है, सो वील ऐड इंडिकेटर। तो आप लोगों के नॉलेज में कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हमको हेल्प कर दे? कोई इंडिकेटर आपके मूविंग दिमाग में आ रहा? एवरेजेस, मूविंग ओके, एवरेजेस। और आप आरएसआई जनरली देख सकते हैं प्राइस के स्ट्रेंथ के लिए। RSI? आरएसआई ओके, किसी ने लिखा है ADX। वोलेटिलिटी। RSI, ADX। सबसे पहले तो ये RSI और ADX, आर दे इंडिकेटर्स और आर दे ऑसिलेटर्स? ये क्वेश्चन है ना। इंडिकेटर इज अ डिफरेंट थिंग, ऑसिलेटर इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों में क्या अंतर है?
नो वॉल्यूम, हाउ, कैसे एक्सप्लेन करिए। पीकेडी, हाउ वॉल्यूम इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। सर वॉल्यूम जो है अपने वो कितना उसमें बायर और सेलर जो आए हैं उनका एक कॉन्सेंट्रेशन रेंज पे अपने को पता चलेगा उससे। वो तो वॉल्यूम से और पता चलेगा ना, लेकिन वॉल्यूम इंडिकेटर और ऑसिलेटर में डिफरेंशिएट कैसे करेगा? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, इंडिकेटर और ऑसिलेटर में क्या अंतर है? इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर सर, इंडिकेटर प्राइस को मतलब नहीं नहीं समझा पाऊंगा सर, नहीं बता पाऊंगा। लाइक प्राइस से आरएसआई जनरल प्राइस से डिसाइड होता है, और एक एमएससीडी मैं अभी ये यूज नहीं बोथ करता हूँ ये सब। बोथ बट दोनों ही मोमेंट चीजें मोमेंट प्राइस से ही डिफाइन होंगे। इंडिकेटर ऑल्सो इज डिराइव फ्रॉम प्राइस, ऑसिलेटर इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम प्राइस। AMA 492 ने थोड़ा बहुत ठीक आंसर दिया है। इंडिकेटर फॉलो प्राइस, ऑसिलेटर गिव सिग्नल बिटवीन रेंज। ओके करेक्ट, ये भी ठीक है। सो डिफरेंस इज इसके नाम में ही डिफरेंस है। ऑसिलेटर मींस कि वो ऑसिलेट कर रहा है एक रेंज में, डिफाइंड रेंज में वो ऑसिलेट करेगा। करेक्ट, जैसे कि स्टोकेस्टिक्स, स्टोकेस्टिक क्या है? एक डिफाइंड रेंज में, जैसे मैंने यहाँ 30 कर दिया, यहाँ 70 कर दिया, अब वो इसी रेंज में ऑसिलेट करता रहेगा। करेक्ट। सो अगर मार्केट रेंज में है तब भी वो इसी रेंज में ऑसिलेट करेगा, और अगर मार्केट ट्रेंड में है तो भी उसकी डिफाइंड रेंज यही रहेगी, क्योंकि जैसे इसका नाम है ऑसिलेटर, जो ऑसिलेट करे। ऑसिलेटर वो आपने देखा है, वो पुराने जमाने में घड़ी होती थी, उसमें एक नीचे अ, उसको भी ऑसिलेटर बोलते थे, पेंडुलम। यस यस, वो ऐसे पेंडुलम वो इधर उधर घूमता रहता था एक रेंज के अंदर। उसी कॉन्सेप्ट से ये ऑसिलेटर जो है ये डिराइव किया गया। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हमने कहा कि मार्केट ऐसा ऐसा है, फिर वो ऐसा हो रहा है। तो ये एक तरीके से एक स्ट्रक्चर का शिफ्ट हुआ है बाजार में, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे ऑसिलेटर कोई हेल्प कर नहीं सकता आपकी, क्योंकि ये ऑसिलेट यहाँ पे भी कर रहा था ऐसे ही 70-30, और ये यहाँ पे भी 70-30 ऑसिलेट करेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने से। सेम ADX इज ऑल्सो एन ऑसिलेटर। जहां पर एक डिफाइंड रेंज आप देख रहे हो, एक रेंज डिफाइन कर दी गई है, दैट इज ऑसिलेटर। तो जितने भी आपके पास टूल्स हैं वो सारे ऑसिलेटर हैं। इंडिकेटर एक ही है, दैट इज मूविंग एवरेज। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मूविंग एवरेज का यूज अगर आप करोगे तो ये मूविंग एवरेज इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ये ऑसिलेटर ही बन जाती है। जब ये ट्रेंड वेल डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे या यहाँ पे, देन मूविंग एवरेज आपको दिखा देगा। लेकिन इस एरिया में ये जो मूविंग एवरेज है, इट विल वर्क लाइक एन ऑसिलेटर, क्योंकि ये प्राइस का एवरेज है। अब प्राइस अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर जो मैं एवरेज लगाऊंगा, ये एवरेज है, तो ये भी तो ऐसे ऐसे ही होगी। करेक्ट लॉजिक। सो मूविंग एवरेज का यूज हम नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते हम? ये जो डिफाइनिंग मोमेंट है ना, कि कहाँ पे फेज 1 से फेज 2 में बाजार जा रहा है, इस मूवमेंट को हम मूविंग एवरेज से नहीं पकड़ सकते। फिर अगर आपको मूविंग एवरेज यहां पर लगाना है, जब ट्रेंड वेल स्टैब्लिश हो गया है, देन आप लगा सकते हो कोई भी मूविंग एवरेज, 20, 50, 10, 20, 30, 60, कोई भी नंबर लेकर आप लगा सकते हो। नंबर से फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज प्राइस का एवरेज है वो। तो प्राइस अगर एक वेल डिफाइंड ट्रेंड में है तो जो भी नंबर डालोगे आप, उसका एवरेज वेल डिफाइंड ट्रेंड में हो जाएगा।
इसलिए मूविंग एवरेज में कोई भी नंबर से फर्क नहीं पड़ता। बट मूविंग एवरेज आपको हेल्प कहाँ करेगा, वो आपको बेसिकली इस तरीके की स्टेजेस पर हेल्प करेगा, एंड यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका 50% प्रॉफिट जो है वो इरोड हो चुका है। फिर अगर आपको और मान लो 100% प्रॉफिट आपका टारगेट है, तो रिमेनिंग 50% मूविंग एवरेज के हेल्प से कर सकते हैं यहाँ पे आप आइडेंटिफाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपकी साइकोलॉजी आपको करने नहीं देगी, बिकॉज आप ऑलरेडी ये समझोगे इट इज एट अ टॉप लेवल, जब तक वो आपको इंडिकेशन मिले। सो हमारा जो अभी फंडामेंटल क्वेश्चन था वो वैसे का वैसा ही है कि फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में मार्केट चला गया है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। और यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिलने की वजह से ये जो मॉडल है बाजार का, जो बहुत ऑब्वियस मॉडल है, इससे कोई अप्लाई नहीं कर पाता। जबकि ये पढ़ाया सबको जाता है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, और आप में से सारे ऑलमोस्ट सभी ने ये पढ़ा हुआ है। आपने अलग अलग नाम इसके दिए हैं, किसी ने विकॉफ बोला है, किसी ने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, किसी ने फेज 1 2 3 4 बोला है। तो पढ़ा सभी ने है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये कब होगा। करेक्ट। तो आंसर है क्या है इसका? वेल, आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आंसर आपको कल वीडियोस में मिलेगा। और जब वो आंसर आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप सही आंसर से कितना दूर है। जबकि ऐसा नहीं है कि उस चीज के बारे में आपने नहीं सुना, वो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। और जब आप उस चीज को कल समझेंगे, जब वो आंसर आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना क्लियर है। अगर हम उस एक चीज को यूज कर रहे हैं तो कितना क्लियरली हम इससे और इसमें और फेज 1 में फेज 2 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपली। ओके। तो वेट करिए कल इवनिंग तक का, और आपको जवाब वीडियोस में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। ऑलराइट, वील मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।